तो आज का जो डिस्कशन रहने वाला है गाइस, वो केमिस्ट्री का हम लोग वन शॉट मैराथन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि हमारे एसएससी और एग्जाम्स आरआरबी के सभी एग्जाम्स में, चाहे वो आरआरबी का एनटीपीसी हो, आरआरबी का जेई, आरआरबी का ईएलपी, ग्रुप डी, या फिर एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी एग्जामिनेशंस में केमिस्ट्री प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। तो कौन से वो टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीटेडली आते हैं और साथ में वहां से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, हम उन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आज जो पीपीटी बनाई है वैसी फॉर्मेट में बनाई है। पहले हम लोग एक सब टॉपिक देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे, फिर एक सब टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और इस तरीके से हम लोग पूरी केमिस्ट्री आज खत्म करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो समझाने वाला हूँ वो पोर्शन होगा आपका केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट, दैट इज मैटर एंड सेपरेशन टेक्निक्स। अब यहाँ पे सर जब मैटर की बात कर रहे हो तो सेपरेशन टेक्निक्स तो तभी आएंगी, पहले मुझे मैटर समझ में आ जाए। तो देखो, संसार में जितनी भी चीजें हैं वो बेसिकली पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में आपको पता है। कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, करेक्ट। लेकिन यदि मैं यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात कर रहा हूँ तो गैस यहाँ पर एक चीज याद रखना, और वो ये है कि सबसे पहले संसार में आपके दिमाग में कोई भी चीज आ रही है, कोई भी एक्स वाई जेड, तो बेसिकली उसमें से या तो उसकी अपनी डेफिनेट शेप होगी और वॉल्यूम होगी, या फिर हो सकता है उसकी अपनी फिक्स शेप हो। लेकिन सर यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम वाले पार्ट पे जाऊं तो वॉल्यूम वाले पार्ट पर सर कोई फिक्स पार्ट ही नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि सर यहाँ पर देख रहे हो कि नो स्पेसिफिक शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने पानी की बात की, अब पानी में क्या है कि सर उसका कोई फिक्स आकार नहीं है, लेकिन मैंने अगर उसे बोतल में डाल दिया तो बोतल का आकार ले लेगा, कटोरी में डाल दिया तो कटोरी का आकार ले लेगा। यानी कि सर ये लिक्विड होते हैं, दूध, दही, पानी, सर इनका अपना कोई आकार फिक्स नहीं है, राइट। जिस बर्तन में डाल दोगे वो आकार ले लेता है। तो ये बात हम लोग कर रहे हैं लिक्विड की। इसी प्रकार से गैस में जब हम लोग जाते हैं तो गैस वाले पार्ट पे ना तो अपनी कोई फिक्स शेप है और ना ही वहां पे फिक्स वॉल्यूम है। जैसे आप जो सीएनजी अपनी गाड़ी में भरवाते हैं तो उसकी कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम है क्या? नहीं है। सो उसमें हम लोग अब एक ही करके यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा एक सेकंड, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एसएससी में अभी क्लास अपनी लाइव नहीं हुई है, सो आई नीड टू चेक। नहीं, इट इज नॉट, स्टिल नॉट लाइव। सो मैं एक बार ना कैंडिडेट्स को बता दूं कि रेलवे वाले चैनल पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस मुझे बस एक मिनट देना, क्योंकि ना बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे हैं ऑन दी दिस एसएससी चैनल। तो एक बार मैं बता देता हूँ इन कैंडिडेट्स को, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये मैसेज भी ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो मैं वापस अपने पॉइंट पर आता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक अपना केमिस्ट्री वाले पार्ट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक समझेंगे। तो सेपरेशन टेक्निक समझने के लिए मुझे आइडिया रहे कि जो मैटर है वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिर केमिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हमको फिजिकली दिख रहा है, साफ साफ पता है भाई कि जैसे ये रिमोट है तो इस रिमोट का अपना आकार भी फिक्स है, इसकी अपनी वॉल्यूम भी फिक्स है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं पानी की बात करूंगा तो पानी वाली केस में सर वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, राइट, लेकिन उसका आकार फिक्स नहीं है। इट वाज डिपेंडेंट अपॉन दी वेसल। बट गैसेस के केस में ना तो सर वहां पे शेप फिक्स है, ना ही वहां पे वॉल्यूम फिक्स है। तो ये आपके हो गए थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन क्या स्टेट्स ऑफ मैटर केवल तीन है? नहीं, याद रखना, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो आपके क्या है? वो है प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या थी? पांचवी जो अवस्था यानी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। फाइन, चलिए सर, तो यहां पर हम लोग फिर आगे बढ़े। तो इसमें हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे भी कह रहा था कि पानी, दूध, दही, ये सब एग्जांपल दे रहा। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया, दो अलग अलग लिक्विड्स को या तीन लिक्विड्स को मिक्सअप कर दिया। अब मिक्स करने के बाद मुझे सेपरेट करना है तो कैसे करूंगा? या फिर मान लीजिए कि मैं पेट्रोल का एग्जांपल लेता हूँ, पेट्रोल, डीजल, ये सब कहाँ से आ रहा है? तो इनका जो सेपरेशन की टेक्निक है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इन सब चीजों पर चर्चा कर ली जाए। सो यहाँ पर देखिए, वन सेकेंड गाइस, एक बार मैं ना लास्ट बार एक बार ट्राई कर लूं, यहाँ पर शायद हो जाए। तो मैं इसका जरा लिंक ही शेयर कर दूंगा क्योंकि ना कैंडिडेट्स को यहाँ पर देख ही नहीं रही है ये वाली क्लास। ठीक है, डन। तो ये जो पोर्शन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, अब मैं वापस अपने पॉइंट पर ही आ जाता हूँ।
रेलवे वाले बोर्ड, एक्चुअली ना ये वाली क्लास एसएससी पे भी लगी हुई थी बट उसमें अभी बच्चों को शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सबको ही दिख जाएगा। फाइन, मैं वापस आ जा रहा हूँ। तो ये वाला पॉइंट हम लोग जो अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे तो वो ये था कि सर अब यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो मिक्सचर्स हैं उसमें दो लिक्विड्स हों, हो सकता है कि उसमें आपके दो सॉलिड्स वाले पार्ट हों, तो इनकी सेपरेशन की जो टेक्निक्स हैं वो भी फिर अलग अलग है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं सर, ये आपके वो सब्सटेंस है जो एक ही टाइप के एटम के बने हुए हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, सो मॉडर्न पीरियड टेबल में आपके टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 118 है, राइट। सो इन 118 तत्वों में यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, इन 118 तत्वों में ये किसने दी थी, ये जो पीरियड टेबल दी थी ये हेनरी मॉजले द्वारा दी गई थी। सो इन 118 एलिमेंट्स में से आप चाहे कार्बन की बात कर लें, कॉपर की बात कर लें, गोल्ड की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें, आप किसी में भी चले जाओ, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कार्बन, ये सभी एलिमेंट्स हैं क्योंकि सभी के सभी ना सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं। लेकिन अब क्या करो सर, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले लिया, इसको बोलोगे आप कंपाउंड। सो व्हाट इज इट, ये मेरे भाई आपका कंपाउंड हो गया, और ये आपके क्या थे, ये तत्व थे, यानी कि गाइस दिस वाज योर एलिमेंट। अब हमने क्या किया, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का जो हमने मिक्सचर किया अगर फिक्स रेशियो में किया तो उसको हम लोग कंपाउंड कह देते हैं। अब यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल और, मान लीजिए मैंने इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के साथ मिक्सअप कर दिया। अब पता है क्या होगा, नमक को जब आप पानी में मिक्सअप करोगे तो उसके बीच में कोई फिजिकल आपको बाउंड्री नहीं दिखाई देगी, कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं है। तो हम लोग कहेंगे सर ये जो मिक्सचर है ना, इस मिक्सचर को हम लोग कहेंगे सर ये तो मेरा होमोजेनस मिक्सचर हो गया। व्हाट इज इट, इट इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, यानी मिश्रण तो है लेकिन कैसा, होमोजेनस है। लेकिन अगर दो मिक्सचर्स हैं जिसमें कोई आपको सेपरेट बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही, लाइक मैंने रेत को पानी में मिला दिया, अब यहां पर देखो इसमें क्या हो रहा है सर, यहां तो कोई सेपरेट बाउंड्री दिख ही नहीं रही है, यहां पे आपको बाउंड्री दिखाई देगी भाई साहब, ये रहा रेत और ये रहा पानी। सो ये जो एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल होगा हेट्रोजेनस मिक्सचर का, मतलब विषमांगी मिश्रण। इट इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर, राइट। तो ये जो मिक्सचर्स हैं, अब इनको सेपरेट करने की मैं टेक्निक्स आपको बता रहा था, तो उन टेक्निक्स में आपका पहले तो मुझे बताओ होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर समझ में आ गया। तो होमोजेनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन है जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गया, और हेट्रोजेनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है जैसे कि ऑयल एंड वाटर, राइट। सो अब यहाँ पे जो टेक्निक्स हैं उसमें फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सारे सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। तो इन सभी के अंदर अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लें और देखते हैं कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पुट अप करता है। सो सी, सबसे पहले जो आपके सेपरेशन मेथड्स हैं, डिस्टिलेशन में क्या होता है, व्हेन miscible liquids are to be separated, so for miscible liquids with different boiling points, like मान लीजिए एक लिक्विड है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, लाइक पानी, और दूसरा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 160 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इन दोनों लिक्विड को जब आप गर्म करेंगे तो सबसे पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा, है ना। उससे क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना था वो अपना सर वेपराइज फॉर्म में गया, यानी गैसियस फॉर्म में गया, उसको कंडेंस करके मैंने अलग कर लिया। तो ये जो टेक्निक है ये तब काम आती है जब वहां पर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंस हो। सेंट्रीफिकेशन, ये क्या होता है, तो सर जैसे कि हम लोग मट्ठा चलाते हैं तो उसमें जो मक्खन निकाल रहे हो आप, या फिर ब्लड में से सर वो जो प्लेज्मा वाला पार्ट सेपरेट करना है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद और क्रोमेटोग्राफी में आओ, तो सेपरेटिंग डाइज इन द इंक, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में फॉर द सेपरेशन ऑफ एयर गैसेस और पेट्रोलियम कंपोनेंट्स। तो ये आपके अलग अलग टेक्निक्स हो गई जिस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा रोहित, ओके नो वरीज, मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पे कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, अगर हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। तो अगर ये वाला पार्ट सॉर्टेड है तो गाइज अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपसे पूछूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो सिंपल चीज है वो ये वाला पार्ट है। अब क्वेश्चन पूछा विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, तो आप किससे सेपरेट करेंगे, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी या फिर क्रिस्टलाइजेशन। तो द टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट द ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, तो क्या आंसर होना चाहिए। अब डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब वहां पे डिफरेंस आता है बॉइलिंग पॉइंट पे, राइट। तो यहां पर आपका डिस्टिलेशन वाला पार्ट तो काम करेगा नहीं। अब क्या वहां पे फिर काम आएगा,
तो जिससे आप लोग ड्रग्स को ब्लड में से सेपरेट कर सकते हैं। तो ड्रग्स में से आप जब आप ब्लड वाले पार्ट को सेपरेट करना चाहेंगे तो सिंपल सी चीज है सर, यहाँ पर मुझे बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्ट में क्या चेक करना है? नहीं। दूसरा, क्या सब्लिमेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, या फिर क्रिस्टलाइजेशन होगा? क्या आंसर होना चाहिए इसमें? व्हाट डू थिंक? सुरोहित, चलचित्र। अब देखो ऐसे वाले केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्रोमेटोग्राफी के साथ। तो बेसिकली क्या है, तो ये वो टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, सो इट इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट थ्रू अ स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे हम लोग जो फोरेंसिक साइंसेज हैं या मेडिसिन हैं और ब्लड टेस्टिंग, तो उसमें हम लोग सर इसके साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डेट वुड बी अ क्रोमेटोग्राफी। सो क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट, इवन जब आप कलर्स की बात करते हैं तो कलर्स वाले सेक्शन पे भी आप क्रोमेटोग्राफी के साथ ही जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला प्रश्न आपके सामने है ये। अच्छा, अगला पार्ट। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्टिकल से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्टिकल से, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी डेट वाज डन बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। यहाँ पे दो नाम इसलिए रखे हैं बिकॉज प्रोटॉन्स में ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज किसी ने खोजा, प्रोटॉन का नामकरण किसी ने किया, तो उसमें कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने दोनों के नाम यहीं पे मेंशन कर दिए। अब देखिए, तो मास जो इलेक्ट्रॉन का है दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। और न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी आपके, देख रहे हो, प्रोटॉन वाले पार्ट से मैच कर रहे हैं। अब लेकिन चार्जेस की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन, और न्यूट्रल चार्ज होता है आपके न्यूट्रॉन वाले पार्ट पे। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, किस किस ने क्या क्या डिस्कवर किया। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड वाया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो खोज थी इस पे भी जरा चल लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक याद रखना, ट्रिक है ईंट पर नाचे। व्हाट इज इट? ईंट पर नाचे। तो देखो ई से क्या याद हो जाएगा, सो ई से वी कैन लिंक इट विद द इलेक्ट्रॉन। ट से जे थॉमसन। प से प्रोटॉन। और र से क्या बन जाएगा, रदरफोर्ड। न से न्यूट्रॉन। और च से क्या बन गया, जेम्स चैडविक। सो बेसिकली ये आपके छोटी छोटी चीजें ये आप याद रखना, तो इट इज इंपॉर्टेंट वन। अच्छा गाइस, तो यहाँ पर जो आपका आइसोटोप्स होते हैं, अब ये टर्म्स हैं देखो, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। अब ये कैसे याद रखोगे? सो आइसोटोप, आइसोबार, इन सभी चीजों पे जरा देख लेते हैं। अच्छा, 1 सेकेंड गाइस, प्लीज मुझे बताओ इस वाले पार्ट पर कोई क्वेश्चन पुट अप करना है तो यू कैन आस्क। सो गाइस, देयर एनी डाउट्स और क्वेरीज, प्लीज टेल मी। अच्छा ठीक। सो ईंट पर नाचे वाली ट्रिक तो हो गई हमारी सॉर्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यदि मैं आप लोगों से कहूँ, ये जो आइसो वर्ड है, आइसो वर्ड का मतलब क्या है? आइसो का मतलब है सेम। तो यहाँ पे भी देख लो, आइसो इज देयर, आइसो इज देयर। लेकिन जो बाकी जो टर्म्स हैं इसको थोड़ा सा याद रखना है। जो पी वर्ड आया, सो इट इज लिंक्ड विद द प्रोटॉन्स। जो बार दिख रहा है, बार पे भी आता हूं, एनी का दिख रहा है, एनी इज लिंक्ड विद द न्यूट्रॉन। तो हमेशा एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स का जो नंबर है गाइस दैट इज सेम। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब सर इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए लिखा 1H1, राइट, 2H1 एंड 3H1। इसमें देखिएगा जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नीचे नंबर्स क्या हैं? तो ये वाले नंबर्स कहलाते हैं एटॉमिक नंबर्स। बता दे, ये एटॉमिक नंबर्स हैं। और जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, ये मास नंबर है। अब मुझे बताओ क्या दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर में डिफरेंस है मेरे भाई। सो इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, मास नंबर इज डिफरेंट, सो गाइस दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज आइसोटोप। समझे? तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लाइक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब आइसो बार याद रखने का तरीका समझो। अब मान लो कि सर हम लोग बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, और बर्थडे पार्टी में, हेलो बरखा, राधे राधे, मान लो कि बर्थडे पार्टी हो रही थी, तो मैंने बोला कि चलचित्र पार्टी है, आ जाना। अब चलचित्र कह रहे हैं, मान लो कि चलचित्र के साथ मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो चलचित्र कह रहे हैं सर भाई वो पार्टी तो यार हम लोग कर ही लेते हैं, एक काम करते हैं कि कभी बाहर नहीं गए, वो बाहर चलें क्या? अब सोचो,
मम्मी ने सुबह सुबह हमने मम्मी को फोन किया, मम्मी प्रणाम, चरण स्पर्श। मम्मी ने आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, मजे किए जाओ, ये है वो है। मम्मी ने खाते में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए कि बेटा जाओ पार्टी वार्टी कर लेना दोस्तों के साथ। लेकिन यहीं पे अगर हम मम्मी से कहते, मम्मी वो ना चल चल हमसे कह रहा था कि जरा थोड़ा सा बार में पार्टी, बस जैसे ही मम्मी बार सुनेंगे, आपको क्या लगता है मम्मी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगी? मम्मी कहेंगी पहले तो जो पैसे ट्रांसफर किए थे वो तो लौटा ही दो। दूसरा, अब तुम इस घर में मत दिखाई देना, आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। यही होगा। सो बेसिकली ये ऐसा नहीं केवल मेरी मम्मी कहेंगी, ये सबकी मम्मी के साथ सेम है। अगर तुमने बार बार उल्टी सीधी जगह जाने की बात की तो क्या होगा, सबकी माँ एक जैसी हो जाएंगी यहाँ पे। तो सेम सेम कौन हो जाएंगी, माँ। तो माँ से याद कर लेना, बार की बात होगी तो सबकी माँ एक जैसी हो जाएंगी, किसी को एंट्री नहीं मिलने वाली है। सो मास नंबर अगर सेम है लेकिन एटमिक नंबर डिफरेंट है, सो गाइज उसको हम लोग आइसो बार कहते हैं, राइट। सो लाइक आर्गन 40 एंड कैल्शियम 40, तो क्या हो रहा है, मास नंबर तो सेम है लेकिन एटमिक नंबर इज डिफरेंट। ओके, दैट्स कूल। नेक्स्ट, आइसोटोन पे देखो, नीचे क्या था, न्यूट्रॉन। तो आइसो मतलब सेम, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो इस तरीके से आपकी ये भी टेंशन दूर हो जाती है, एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछता है। एंड यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीस थिंग्स, इज इट ओके? सो घर में कह रहे हैं सबसे पहले बेलन निकलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। सो ठीक है, तो आई गेस दिस पार्ट इज सॉर्टेड। नेक्स्ट, चलिए गुरुजी ये भी समझ में आया। तो मेरा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इट्स डैश। सो आपके सामने प्रेजेंट है ऑप्शन, क्या चारों ऑप्शन दिख रहे हैं? अगर नहीं तो मैं फिर थोड़ा सा कैमरा वाला साइज थोड़ा सा चेंज कर लूँ। तो 1 सेकेंड, चलिए। सो इसका जवाब दीजिए, तब तक मैं कैमरे का साइज सेट कर लूँ। शायद आपको चौथा ऑप्शन ना दिख रहा होगा ना, दिख रहा है अभी? चलो ठीक है। सो गेटिंग बैक टू माय पॉइंट, तो ये भी आपको यहाँ पे चारों ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, वापस चलते हैं। और हम लोगों ने जो डिस्कस किया तो उसी पॉइंट पे आएंगे वापस। तो यहाँ पर था क्या, गाइस वी वर डिस्कसिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज डैश। अब देखो सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे क्या था, आइसो का मतलब था सेम, ऑप्टोप दैट इज पीई, यही तो था सेम नंबर प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, आइसोटोप्स वाला पार्ट। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज इट्स, आपका क्या होगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो सर यहाँ से हम लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, आइसोटोप नहीं कहेंगे, गलती कर दी मैंने। तो यहाँ पर क्या कहेंगे सर, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आई हैव डिस्कस दिस, और ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सॉरी, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, ले लिए जाएं, जैसे ऑक्टेट पूरा हो जाए, अष्टक पूरा हो जाए, तो वहां पर फिर हम लोग यूज करते हैं वैलेंसी। सो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड to complete its octet, it can be either by donating or it can be either by gaining it, fine। तो यहाँ पे जो आंसर होगा that will be the option number B। so number of protons in atom is its atomic number, true। so आंसर आपका एटॉमिक नंबर ही होगा। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे चलें। गाइस प्लीज मुझे बताओ, इतना वाला पार्ट सॉर्टेड है? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब सर हम लोग आते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या था, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में वील बी अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ। ओके, सो इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पर हम लोग जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी सबसे पहले किसने दी थी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था, डॉबर्नियर साहब ने दिया था। इनके टाइम पे जानते हैं सिर्फ 30 एलिमेंट्स के बारे में पता था, ओनली 30। सो रोहित, उन 30 एलिमेंट्स के आसपास का जो नंबर था, इन्होंने अरेंज कुछ ऐसे किया कि तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटॉमिक मास। और इस तरीके से अरेंजमेंट किया कि पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का जब एवरेज निकालोगे एटॉमिक मास का, बीच वाले के बराबर निकल के आता था। तो ही अरेंज द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एवरेज मास। लेकिन इनका ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप्स बना पाया, ओनली 3 ग्रुप्स। इसके बाद ये कर गए फेल, ठीक है। इसके बाद आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड के टाइम पे और एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 54 से ज्यादा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या था, हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी रिपीट करता था, जैसे कि चलचित्र भाई, सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा। तो यहां पर ध्यान दो,
ये भी सा है और ये भी सा है। तो जो म्यूजिकल ऑक्टेव्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हो, आठवां जो मैंने म्यूजिकल नोट रखा वो बिल्कुल सेम था जो पहले से मैच कर रहा है। बिल्कुल सेम लॉजिक, बिल्कुल सेम लॉजिक आपका मैच करता है कहां पर, यहाँ पे एलिमेंट्स के साथ, यानी हर आठवां एलिमेंट मैच कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, इनकी जो पीरियड टेबल थी इनकी वैलिड सिर्फ कैल्शियम तक रही। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड कि इनकी पीरियड टेबल कहां तक वैलिड थी, इट वाज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। उसके बाद एक तो इन्होंने खाली जगह नहीं छोड़ी क्योंकि उस टाइम पे हर साल एक ना एक एलिमेंट डिस्कवर हो जाता था। दूसरा, इन्होंने जो अरेंजमेंट किया तो एक एक ब्लॉक में कई बार किसी किसी जगह पे दो दो एलिमेंट्स भी रख दिए, तो ही ऑल्सो फेल्ड। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ द पीरियड टेबल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब ने जो अरेंजमेंट किया है वो एटॉमिक मास के बेस पे किया है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये, सर ये बता ही नहीं पाएंगे हाइड्रोजन को पहले ही में क्यों रख रहा हूँ, सातवें में क्यों नहीं रख रहा, राइट। तो इनमें आइसोटोप्स का अरेंजमेंट आगे पीछे हो गया, तो उसकी वजह से ये भी फेल कर गए। लेकिन ये जो बनी बनाई खीर थी, ये बनी बनाई खीर भाई साहब उठाइए मौजले ना, मौजले साहब की मौज। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, प्योर ट्रेंड्स हैं, ये एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछता है। तो इस पे मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे पूछना है बरका, इफ यू वांट, इसकी पीडीएफ अभी मैंने हिंदी में कन्वर्ट तो नहीं किया, लेकिन मैं इसको फिर क्रिएट करके आपके पास शाम तक भेज दूंगा, नो वरीज। लेकिन इसमें अभी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, बिकॉज ये वो जो पीडीएफ में अभी आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत सिलेक्टिव पार्ट है, और एग्जामिनेशन में घुमा फिरा के यही आता है। और जो कैंडिडेट मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं गाइस, अब आप लोगों के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है। राइट फ्रॉम मंडे आपको रोजाना मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। तो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, उस रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग अब डेली पढ़ेंगे। तो डेली आप लोग मुझसे ऑल ए बोर्ड पे दोपहर 2 बजे जुड़ सकते हैं, और दूसरे चैनल पे आप लोग शाम को 6 बजे। तो बेसिकली ऑल ए बोर्ड पे दोपहर 2 बजे, अभी मैंने वहां पे बायो स्टार्ट किया, तो आप उसमें 2 बजे बायो के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो पीरियड ट्रेंड समझिए। तो पीरियड ट्रेंड में बेसिकली है क्या, जो पीरियड टेबल है, यहाँ पर आपको ये अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। तो हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब गाइस यहां पर देखिए, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, बैगन आलू गाजर। देखो शादी हो जाएगी, देखो क्या था, बेटा पहले कन्या सुंदर नहीं कार स्कूटर मांगता था, जो मैं 11th क्लास में पढ़ती थी तो हमारे सर ने सिखाया था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब सीजीएल क्रैक कर लेंगे, जेई क्रैक कर लेंगे, एलपी क्रैक कर लेंगे, अब तो किस पे आ जाएंगे, अब सर नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। तो अब कन्या सुंदर बाप राजी, अब जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद क्या, फिर बैगन आलू गाजर कौन लेके आएगा, आप ही लाओगे, किस में, थैले में। तो बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है सर। और फिर कभी कोई लड़ाई झगड़े भी हो जाएंगे, छोटे मोटे हो ही जाते हैं, तो उसमें फिर कहा जाएगा, जैसे देखो शिव जी कहते हैं पार्वती ही सुनती हैं, ऐसे थोड़ा बहुत तुम भी सुन लिया करो। तो क्या कहें शिव जी, कहें शिव जी सुने पार्वती, तो थोड़ा बहुत तुम भी सुन लो। हाँ, नेक्स्ट, उसके बाद फिर मूवी देखने गए, मूवी देखने गए तो बोले नाना पाटेकर और ऐश्वर्या सब बिंदास, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद अपने कॉलेज टाइम की बात करें, पता है क्या होता था कि ना, जैसे मान लो कभी कभी पढ़ के नहीं आते थे तो ना थोड़ा सा टीप लेते थे, कॉपी पेस्ट कर लेते थे, किससे, उससे। तो उससे टीपो, कॉपी पेस्ट कर लो। फिर आंटी लोग, शादी हो गई है तो बहू, अरे देखो इनकी बहू जीन्स पहन के जा रही हैं, इनकी बहू ऐसे हैं, इनकी भैया बहू ऐसे हैं, तो रोज उसका वही, अरे यार फिर कल बाहर निकल आई आंटी, फिर दोबारा अपना वो कमेंट कर रही हैं, तो क्या, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। सो इतना पार्ट हो गया। इसके बाद फाइनली आ जाओ 18 ग्रुप, डेट इज हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। तो इस तरीके से आपकी प्योर टेबल तैयार हो जाएगी guys। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, प्लीज रिमेंबर देम। अब जब आप इन प्योर टेबल में चलते हैं, तो प्योर टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इसमें सर क्या क्या होता है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, या नीचे से ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो है क्या, देखो ये जो पीरियड टेबल है किस बेस पर है, तो पहले मैं आपसे आंसर चाहूंगा गाइस, ये मॉडर्न पीरियड टेबल है जो हेनरी मॉजले ने दी है। तो मॉडर्न पीरियड टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, प्लीज मुझे बताएंगे सर ये किस पर आधारित है, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, थोड़ा जल्दी से आंसर चाहिए प्लीज।
सो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है सर, इट इज मेड अप ऑफ, सर इट इज अरेंज इन दी एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11 एंड सो ऑन, राइट। सो ये आपका, अब यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करना, ये जो मैंने एटॉमिक नंबर बोला, अभी अभी मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक और बात याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन को दिया या लिया नहीं गया है, सो गाइस इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर ये जो नंबर लिखे हैं उतने ही हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सर अरेंज कहाँ होते हैं? तो सर शेल्स में होते हैं। पहली शेल को के बोलते हैं, फिर एल शेल, फिर एम शेल। तो इसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला है 2n², यानी पहली शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? पहली शेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 32 एंड सो ऑन। ठीक। तो अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो पॉइंट ये था कि अब सर जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो 1, 3, 11, तो ऊपर से नीचे आओगे तो सर क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, तो सिंपल सी है सर एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से साइज छोटा होता हुआ चला जाता है। सो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एक और चीज, लेफ्ट साइड में आपके मेटल्स हैं, राइट साइड में आपके नॉन मेटल। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये आपके राइट साइड में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को गेनिंग की टेंडेंसी, और स्टार्टिंग में आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दान करने की टेंडेंसी। और वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर समझाई गई हैं। सो आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने में, आउटर मोस्ट शेल से निकालने में जो एनर्जी लग रही है, इट इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की लगाव, तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं? एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। मेटलिक कैरेक्टर सर आपका स्टार्टिंग में फर्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ेगा। नॉन मेटलिक कैरेक्टर आपका नॉन मेटल्स की तरफ, यानी कि 17 ग्रुप पे जाएगा। अच्छा, जो 18 ग्रुप है इनको किसी मतलब नहीं है, बाबा लोग हैं, संत लोग हैं, इनको कोई सुंदर कन्या, सुंदर बालकों से कोई मतलब नहीं है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए अपना अष्टक पूरा करना होता है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases top to bottom, ionization energy also increases from top to bottom, और एटॉमिक रेडियस, इधर जाओगे तो साइज छोटा होता है, इधर जाओगे तो साइज बढ़ेगा। तो यही आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट थे। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो सर वो साइज भी बढ़ता हुआ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी, इट इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। और इलेक्ट्रॉन के लिए लगाव सबसे ज्यादा किसका है? तो इलेक्ट्रॉन की लगाव सबसे ज्यादा क्लोरीन का है। ये दो क्वेश्चन बहुत कॉमन है एग्जाम के। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर मैं कमेंट सेक्शन में चलूंगा। चलिए, तो जवाब दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सो बरखा, सर ये पूरी हो गई बट कंफ्यूज जाती है, मेटल, नॉन मेटल और पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अभी मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं। सो अच्छा, अभी मैं आपको दूर करवाता हूँ ये टेंशन। तो क्या करें, एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप भी कंफ्यूजन में आते हैं अभिषेक, तो अभिषेक और बरखा मुझे बताओ एग्जैक्टली आप कहाँ पे डाउट में आते हैं, आज वो वाली समस्या भी मैं दूर कर देता हूँ। तो पहले तो उसका जवाब दीजिए, आई गेस आप इसका जवाब एक ही बार में दे पाएंगे। सो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। अब यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है गाइस, ये नहीं पूछा सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन आंसर मत लगा देना, सबसे कम पूछ रहे हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी दोबारा समझना, क्योंकि आप लोग डाउट्स में आते हैं, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का नेचर, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टेंडेंसी बेसिकली। ठीक। दूसरा, अभिषेक भाई, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी। अब सब भूल जाओ, मुझे बस इतना बताना, क्वेश्चन भी भूल जाओ अभी। मेरे भाई, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? अगर ये पता तो सबको सॉर्टेड है। सो इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक नंबर है गाइस, दैट इज 17। तो जो कॉन्फिगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 2,8,7। अब ये बताओ, इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेना? तो आप कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी, राइट। यहीं पे अगर मैं सोडियम की बात करूं,
तो क्या इजी है, एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना? तो एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो ये सर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा तो बन गया पॉजिटिव चार्ज। ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा तो ये बन जाएगा Cl माइनस, क्या बन जाएगा 2,8,8, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी है। तो अब यहाँ पर वापस आओ, तो इनमें से देख रहे हो जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर क्या है, सब नॉन मेटल ज्यादा दिखते हैं, राइट। सो नॉन मेटल्स कहाँ पर है, लेफ्ट से राइट ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी जो होगी वो भी सर लेफ्ट से राइट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है। नेगेटिव चार्ज तब आ रहा था, राइट। इधर जब आप लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं तो यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, यानी सॉरी, जब आप लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम किसका है, मेटल्स का, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है। इलेक्ट्रॉन को लेने का काम किसका था, नॉन मेटल्स का, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर है। दैट्स द डिफरेंस, आई गेस दैट इज क्लियर। तो अब जो क्वेश्चन था उस पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे कम किसकी होगी, तो सबसे कम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब मेटल्स का प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, सबसे कम उसकी होगी जो मेटल है। अब इनमें से बताओ क्या फ्लोरीन आपका मेटल है, नहीं सर। इसमें सीजियम लिथियम और ऑक्सीजन तो वैसे भी नहीं होगा। देखो ट्रिक क्या थी, वो ली ना की रब से फरियाद। तो सर देखो ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो एटॉमिक साइज बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3, इधर 11, इधर 19 एंड सो ऑन। तो इसका एटॉमिक साइज क्योंकि बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा, दान कर दिया जाएगा। तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कम होगी किसकी होगी, सीजियम की कम होगी। अगर तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया तो तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं बरखा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल चलचित्र भाई, इजीएस्ट एग्जांपल एवर, व्हाट वाज इट। तो एक बात बताना मुझे, तुम्हें अब इंजीनियर्स वाला एग्जांपल दिया जाएगा। गाइस ये देखो, और इधर लेते हैं दूसरा एग्जांपल। चलो अब गाइस यहां पर क्या होता है, सेंटर में ना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें यहां से यहां तक की दूरी और इसमें यहां से यहां तक की दूरी, कलर चेंज कर लूं मैं जरा, ये है ए और ये है बी। बस मुझे पूछना है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज में डिस्टेंस कम किस में, मुझे बस इतना आंसर देना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए में या बी में, और दोनों चीजें आपके सामने प्रेजेंट है। सर अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हमें अच्छे से पता है, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, या तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान लो, कुछ भी तुम्हारे दिमाग में जो बेस्ट बैठे एग्जाम्पल वो लेके चल लेना। अब मुझे बस इतना बताना, सर इनमें आपको क्या लगता है, इसमें प्यार ज्यादा है या फिर इसमें प्यार ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है, सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में दूरियां कम है। इन दोनों के बीच में दूरियां कम है, तो अगर यहाँ पर मान लो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और तीसरा कोई आता है कि सुनो ना, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, तो सीधे वहां पे सैंडल निकाला जाएगा, इधर आ, क्या कह रहा है, दोबारा सोच भी मत लेना, वो तो बचेगा नहीं तो यहीं पे नंबर छप जाएगा। इस वाले केस में हाँ यार रोजाना टेंशन देता रहता है, एक बार देख ही लेती हूँ, दिमाग खराब कर रखा है इसने। ये सर वो वाला एग्जाम्पल। अब बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकलने की जो संभावना है वो सर बहुत कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना है अगर तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इस वाले केस में बहुत कम एनर्जी लगानी है। बस बात इतनी, अरे पता है तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था, अच्छा मेरे बारे में से अभी बताती हूँ, तो लवला लड़ाई स्टार्ट। तो दूरियां ज्यादा है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डिस्टेंस इज मोर। तो सर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेसर। पास में है तो सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर। तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से कहाँ निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं सर यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव्ड हियर, तो ये क्या होगा सर, इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि सर आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जा रहा है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है आसानी से क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, आउटर मोस्ट पास में है, तो इसका सर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग कहेंगे सर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा नेचर होगा। सो यहाँ पर कुल मिला के, या फिर अगर मैं ऐसे बोलूँ
लिथियम और सीजियम। तो यहां पर बताओ सर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसका ज्यादा है? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सर यहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो सीजियम के केस में आसानी से इलेक्ट्रॉन दान किया जा सकता है। तो ज्यादा मेटेलिक नेचर है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। जबकि फ्लोरीन वाला क्या था, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी थी। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है, तो फ्लोरीन तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। सीजियम और लिथियम में क्या बचा? तो सीजियम में साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो दूरी बढ़ गई है, दूरी बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सो इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो सीजियम रहेगा। सो इसलिए हर चीज को रटना नहीं है, लॉजिकली भी समझोगे तो भी आपका काम इजी हो जाएगा। अब बताओ बरखा चलचित्र क्लियर हुआ? चलिए, सो ये वाला पार्ट हमारा सॉर्टेड हुआ। नेक्स्ट, सो सीजियम इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि सीजियम विल बी द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, अब आते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। तो जो मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा था, तो बेसिकली क्या है ना, संसार में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है, आयनिक हो सकती है, कोवेलेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अंतर क्या है इनमें? तो सबसे पहले आयनिक समझो। सोडियम है, सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी एक ही है इसकी, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी भी एक ही है। जबकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है। अब मुझे बताओ, क्लोरीन को स्टेबल होना क्या करेगा? क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए सर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्यों ना यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे दान कर दिया जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन को दान किया जाएगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इट इज बिकमिंग Na+, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बन गया Cl-। तो ये जो बॉन्डिंग हुई कैसे हुई है सर? इलेक्ट्रॉन को देके और लेके, मतलब यहाँ पे कैटायन और एनायन बन गए हैं। तो क्या बन गए सर? आयंस बन गए। आयंस बन गए तो सर आयनिक बॉन्डिंग। सो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन लाइक NaCl। समझ में आ रहा है? सो अगर इलेक्ट्रॉन्स को दिया और लिया गया है, आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि वहाँ पे आयंस बने हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को साझा किया गया है, शेयरिंग हुई है, तो शेयरिंग जब हो रही है तो सर वहां पे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब होगी कि भाई दो मेरे दो तेरे, तो एक बिजनेस खोल रहा हूँ, बरखा 60 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख मैंने लगा दिए, 20 लाख चलचित्र भाई ने लगा दिए, और 20 लाख बरखा ने लगा दिए, और हमारा बिजनेस 60 लाख में सेटअप हो गया। अब जो प्रॉफिट आएगा तो बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड होता रहेगा, राइट? सो यहाँ पर क्या, हमने बराबर बराबर पैसा लगाया। लेकिन अब मान लो कि मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहता, मेरा खुद का आइडिया है, स्टार्टअप आइडिया है, मैं खुद ही बिजनेस लगाना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा? मैं अपने किसी फ्रेंड से कहूंगा, ब्रो सुनना यार, मेरे पास 55 लाख है, 5 लाख की कमी पड़ रही है, 5 लाख दे देगा क्या? जैसे ही पैसा आएगा आई जस्ट रिटर्न इट। तो अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास एक्सेस में थे 5 लाख रुपीज, ही गेम, राइट? मेरे पास 5 लाख की कमी थी, तो मैंने सर उससे पैसे ले लिए। तो एक जगह से पैसा आया, एक ने पैसा रिसीव किया, राइट? तो वो जो एग्जाम्पल था, इलेक्ट्रॉन को दिया और लिया गया, वो आयनिक बॉन्डिंग थी। लेकिन जब बराबर और साझा किया गया, शेयरिंग हुई, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट? सो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? बराबर वाले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है सर? ये वन साइडेड शेयरिंग है आपका। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अमोनिया है, देखो, अब H+ का मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे जो शेयरिंग है इसमें देखना, ये जो पेयर है ना इलेक्ट्रॉन्स का, ये पेयर इलेक्ट्रॉन का जब शेयर किया जा रहा है तो इसके पास तो कुछ था ही नहीं, तो एक तरफ से साझा किया जा रहा है लोन पेयर, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहते हैं। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग ओनली। सो वीक बॉन्ड है हाइड्रोजन और किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है, वाटर का एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वो बॉन्ड को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे हल्का सा डेवलप हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव मेंशन करते हैं। दैट्स द पॉइंट, ठीक है? सो इसमें फिर अगर मैं हाइब्रिडेशन पे जाऊं तो sp दैट इज लीनियर, सो एग्जांपल BCl2, sp2 हाइब्रिडेशन तो ट्राइगोनल प्लेनर दैट इज BF3, sp3 टेट्राहेड्रल दैट इज CH4, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दैट इज PCl5। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, यू कैन लिंक इट। खैर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स? शेयरिंग की बात हो रही है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा क्या आंसर होना चाहिए। एंड आई गेस यू कैन आंसर नाउ। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर गाइस? ओके,
सो यहाँ पर गाइस ये जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग कह रहा है, अब देखो शेयरिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को दिया लिया जाता था, तो ये तो नहीं होगा। मेटलिक बिल्कुल नहीं होगा, कोवेलेंट होगा। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को साझा किया जाता है। सो चलचित्र, बरखा, यू ऑल आर करेक्ट, द करेक्ट आंसर विल बी कोवेलेंट, बिल्कुल सही। सो कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, राइट। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन पर। केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप की होती है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या, वो देख लेते हैं। तो आपको पता ही यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप करता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं गाइस, ये जो अभी मैं 1-1.5 घंटे का सेशन लेके आया हूँ केमिस्ट्री वन शॉट, इसमें मेन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर अप कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर थ्योरी वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो आप लोग डेली मुझसे दोपहर को 2 बजे जुड़ सकते हैं वाले बोर्ड, जहाँ पे मैं आपको पहले ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में फिर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा ऑन दी सेम डे। तो टॉपिक वाइज टॉपिक पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। यू कैन जॉइन मी लाइव एट 2 PM डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। फाइन, नेक्स्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। ओके, सो गाइस जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो नाम से समझ में आ रहा है, देखो क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन में कंबाइनिंग हो रही है, राइट। अब कंबाइनिंग कैसे, तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। सो ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट क्या बन गया, ए बी। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। सो डिकम्पोजिशन में ए बी का ए प्लस बी। डिस्प्लेसमेंट में देखो क्या हो रहा है, सर ए की जगह बी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह बी चला जाएगा। सो बेसिकली देखो ए प्लस बी सी बराबर क्या बन गया, ए सी प्लस बी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी। बेसिकली जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। रेडॉक्स ये वो रिएक्शन होती है जहां पर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो सकता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जहाँ पे हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है। नाउ मेरा क्वेश्चन है, भाई जब हमारे घर में जब प्लास्टर हो रहा था, सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता होगा, तो वो रिएक्शन कौन सी है। सो क्या वो हमारा एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, आंसर प्लीज। सो व्हाट डू थिंक, चलचित, बरखा एंड ऑल द अदर कैंडिडेट्स। सो गाइस प्लीज रिमेंबर, जब सीमेंट में पानी मिला रहे होते हैं, जब भी घर में हमारा घर बन रहा है, तो उस टाइम पे हीट रिलीज होती है। सो गाइस दैट इज एग्जांपल अबाउट एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहां पे हीट रिलीज हो रही है। ओके, सो जो मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इस सीरीज से आपके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुट अप किए हैं, तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। सो जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो कम रिएक्टिव है, तो उस तरीके से याद रखना। सो इट्स लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन। कार्बन बेसिकली आपका नॉन मेटल है, और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई 2024 का पूछा हुआ था। जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सो इसमें कि वो कौन सा ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा, कौन सा डायल्यूट एसिड का रिएक्ट कर रहा है, कौन सा वाटर का रिएक्ट कर रहा है। सो एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू करेंगे, तो कौन सा होगा एंड सो ऑन, तो याद रखना। और आपको जो ट्रिक याद रखनी है, दैट ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द ट्रिक इज, please stop calling me a zebra, instead learn how copper saves gold. So please stop calling me a zebra. तो यहां पे सर ये आपकी जो ट्रिक है, सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra, instead learn how copper saved gold. सो ये जो सीक्वेंस ऑर्डर है ना, ये क्या करता है कि एग्जामिनेशन में हम लोगों को लगता है जैसे रिएक्टिविटी सी वाले पार्ट के लिए कोई आप ट्रिक बता देते तो हमारे लिए इजी हो जाता। सो दिस इज द बेस्ट ट्रिक, व्हाट इज इट, सो स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इससे क्या है ना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लिंक करना, देख रहे हो। सो इससे क्या है कि ना, आसपास के कोई एलिमेंट्स हैं तो वो तो आपको पता ही है, हलीना की तरफ से प्रयाग, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, इस तरीके से आप लिंक कर पाएंगे। सो क्या ये ट्रिक समझ में आ गई, किस तरीके से हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखेंगे। इससे क्या हमको समझ में आएगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हायर एंड पर होगा, वो क्या कर सकता है कि लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो एग्जामिनेशन में हमको समझ में आता है कि अच्छा इस वाली रिएक्शन में कौन किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पता रहे हमको। ठीक है सर, सो द क्वेश्चन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट। सो क्या वो रिडक्शन है, क्या वो ऑक्सीडेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, क्या होगा। अच्छा न्यूट्रलाइजेशन तो रह गया। Guys, जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है, ऑलवेज रिमेंबर, whenever a acid reacts with a base, whenever
acid reacts with the base, it also always forms salt and water. यानी जब भी कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? यहाँ पर हमारे लवण और जल का जो निर्माण हो रहा है ये उदासीनीकरण कहलाता है। यानी गाइस ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन हमसे कह रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह दूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दूं, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे के सारे सर क्या आएंगे? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के एग्जांपल है। सो दैट्स करेक्ट मिस्टर चंदन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो एक बार रिपीट कर दीजिए कौन सी वो ट्रिक? सो बरखा ट्रिक वाला पार्ट पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? सो एक बार प्लीज मुझे बता देना आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। नेक्स्ट, अब आते हैं अगले चैप्टर acid bases and salts पे। So this is the module number 6. So we have completed 5 modules. It's the time for the next module now. And now sir, acid है कि base है कि salt है सर? इसके लिए हमारे पास है pH indicator. So pH values में ऐसा है कि pH is a scale which was discovered by Soren Sorensen, और P का मतलब है potence, so that is potence of hydrogen, that is the full form of pH. So अगर ये pH की रेंज 7 से कम है तो एसिडिक होता है, 7 है तो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होगा, 7 से ज्यादा तो बेसिक यानी कि क्षार है। सो आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एसिड्स देते हैं H+ आयंस, बेस देते हैं OH नेगेटिव। तो अगर मैं ब्रॉन्स्टेड के साथ जाऊंगा, सो यस एसिड्स आर बेसिकली द प्रोटॉन डोनर्स एंड बेस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो डिपेंड्स कि हमसे वो क्या पार्ट पूछना है, तो उसको जरा याद रखना। तो पीएच स्केल की जो रेंज है वो 0 से 14 है। एसिडिक होता है 7 से कम, न्यूट्रल होता है 7, और बेसिक होता है 7 से ज्यादा। तो अगर ये लाल है तो एसिडिक है, नीला हो रहा है तो सर डेट मींस वो बेसिक मीडियम है, राइट। बाकी फिनोक्सिलीन में क्या होगा एंड ऑल, तो इसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है, तो फिनोक्सिलीन और मिथाइल ऑरेंज का भी बता देता हूँ। सो गाइस फिनोक्सिलीन के लिए एक ट्रिक थी हमारे पास, दैट वाज फिनोक्सिलीन में अगर वो बेसिक मीडियम है तो पिंक हो जाता है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा वाली ट्रिक से आप लोग यार लिंक कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो आपके कुछ केमिकल फॉर्मुलाज उनके यूजेस हैं। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मुला है दैट इज NaHCO3। द ट्रिक इज जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो पार्टी करेंगे, और पार्टी कभी कपड़े धोने की नहीं होगी, खाने की होगी। सो खाने के बाद कह रहे हैं ओके सर बाय, तो खाने के बाद ही तो बाय करोगे, तो सोडियम बाई कार्बोनेट किसमें? बेकिंग सोडा में। सब वॉशिंग सोडा कभी कपड़े धोने की पार्टी होगी नहीं, जब कपड़े धोने की पार्टी नहीं होगी तो बाय किस बात की, राइट। सो कपड़े धोने की पार्टी में तो कोई बाय बाय होने नहीं वाली, कभी ऐसी पार्टी भी नहीं होगी, तो उसमें सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, कोई बाय शाय नहीं है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3। गाइस ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुलाज में से, आप पीवाई की उठाओगे तो 1-2 साल में आपको रिपीट होते हुए दिख ही जाएंगे। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल एंटासिड्स और बेकरी में कर रहे हो, वॉशिंग सोडा का फॉर क्लीनिंग और हार्ड वाटर वाले पार्ट पे हम लोग क्लेंजिंग कर रहे हैं उसमें। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 डिसइंफेक्टेंट के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO.2 फॉर कास्टिंग एंड स्टैचूज, जो डिजाइन एंड ऑल बनती हैं। लेकिन जब इसकी बात हो रही है तो एक फॉर्मूला और याद रख लो, CaSO4.2H2O, और ये क्या है मेरे भाई? ये है जिप्सम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जिप्सम, फाइन। नेक्स्ट, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो हमारा जो ब्लड होता है ना दैट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। तो प्लीज इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए? क्या होगा इसका जवाब? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? इज इट 6.4, 7.4, 8.4 या फिर 2.4? तो जो पीएच वैल्यू है ह्यूमन ब्लड की मेरे भाई, कितनी स्लाइटली बेसिक है। तो सर ये तो एसिडिक नेचर है, रॉन्ग। स्लाइटली की बात करें तो 7.4। तो ह्यूमन बॉडी की बात कर ले या ब्लड की बात कर ले, इट विल बी 7.4, राइट। राइट चंदन, ट्रू। तो चंदन बरखा चलचित्र ऑल ओके। चंदन इज आस्किंग सर आपके चैनल पे नहीं होगा टॉपिक वाइज? होगा बिल्कुल चंदन, अपने वाले पार्ट पे केमिस्ट्री होगा। ऑलिव बोर्ड में मैं आपका जो 2 बजे वाला सेशन हो रहा है, तो वो 2 बजे जो अपना ऑलिव बोर्ड पे सेशन होगा उसमें बायो करा रहा हूँ। सो बायो का आपका 2 बजे का हो गया, केमिस्ट्री वाला पार्ट का जो टाइम है वो 6 बजे का है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे आप लोग ना अभी ऑलिव बोर्ड के चैनल पे जाना, एसएससी या रेलवे पे, तो आप जब क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट में देखना, प्लेलिस्ट में आपको पूरी की पूरी वो सीरीज मिल जाएगी जिसमें मैंने बायोलॉजी स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी, ठीक है। और शाम को 6 बजे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में पहले टॉपिक से स्टार्ट करूंगा फ्रॉम मंडे, और बायोलॉजी में क्या अभी हम लोग मिड में, ठीक है। नेक्स्ट तो 7.4 इज द परफेक्ट आंसर, स्लाइटली बेसिक होता है। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे। सो मॉड्यूल नंबर 7, क्या है मॉड्यूल नंबर 7? मेटल नॉन मेटल ओर्स, ठीक है। सो गाइस मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये तो मेल्यूबल होते हैं, डक्टाइल हैं, लस्टरस हैं और कंडक्टर्स हैं। तो जो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, मोस्ट रिपीटेड ओर्स, उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम की जो ओर है दैट इज बॉक्साइट, मरकरी की ओर है सिनाबार,
आयरन की हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेड की है गैलेना। तो एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन बताओ, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी सल्फाइड ऊर है, तो इसमें से कौन से एलिमेंट की सल्फाइड ऊर है। तो ऑप्शन में दे रखा था लेड, मरकरी ऐसे करके था, तो उसमें से लेड की सल्फाइड ऊर है, कैसे, लेड सल्फाइड, दैट इज पीबीएस, दैट इज गैलेना। तो ये आपको ऐसी चीजें याद रहे। अब क्या होता है, अब देखो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर मिक्सअप हो गए हैं, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर आपके मिक्सअप हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, होमोजेनस मिक्सचर, बेसिकली वो एलॉयज होते हैं। सो लाइक ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, राइट, सोल्डर, लेड एंड टिन, सबसे कॉमनली आज तीनों के तीनों पार्ट आपके सामने प्रेजेंट है। तब तक चंदन इज आस्किंग समथिंग सर, टॉपिक वेट, अच्छा, सो चंदन आप डोंट वरी, वो वेट अब खत्म है, ठीक है। सो ये आपके दोनों पे एसएससी और रेलवेज दोनों ही वाले बोर्ड पे पैरेलल क्लास जाएगी, रेलवेज और एसएससी के वाले बोर्ड पे दोनों पैरेलल क्लास जाती है मेरी दोपहर को 2 बजे, ठीक है। एट चंदन आपको तो मैंने बता ही दिया, आपका 6 बजे, ठीक है। नेक्स्ट, सो विच मेटल इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। अब गाइस कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, सोडियम, मरकरी, ब्रोमीन, मैग्नीशियम। तो ये वाला जो सवाल है ना, ये बाबा आदम के जमाने का सवाल हो गया है, सबको पता है आंसर आपका मरकरी है। लेकिन विच इज द ओनली लिक्विड मेटल एट द रूम टेम्परेचर, तो द ओनली लिक्विड मेटल एट द रूम टेम्परेचर विल बी अ ब्रोमीन। तो याद रखना, नॉन मेटल का पूछेगा तो दादा हम लोग ब्रोमीन के साथ ही जाएंगे, राइट। सो मरकरी इज द ओनली मेटल एट द रूम टेम्परेचर, लेकिन ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ओके, सो मॉड्यूल 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कार्बन वाले पार्ट पे जाने से पहले मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लीज बताइए। हमको पता है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बट विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर वो है ग्रेफाइट, राइट, दैट इज एन एक्सेप्शन बेसिकली। ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, राइट, sp3 हाइब्रिड, बैड कंडक्टर। लेकिन जो ग्रेफाइट है सर, इट इज ए गुड कंडक्टर, बेसिकली यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये आपके ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, राइट, सो इट्स एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट। नेक्स्ट, तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड हुआ। अब अगर मैं आप लोगों से कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो कार्बन है ना, कार्बन आपकी चेन्स बना रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो कार्बन वाला पार्ट अपनी लॉन्ग चेन्स बना रहा है, तो इसी को हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है, अब मान लो सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो क्या बोलोगे सर, 4 कार्बन वाला पार्ट देख रहे हो, 1 2 3 4, तो क्या बनेगा, यहाँ से टर्म आता है ब्यूट। सिंगल कार्बन होता तो हम लोग सर वहां पे क्या करते हैं, मैथ, 2 होता तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। तो बेसिकली अब मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा बना दूं, तो ये क्या बन गया सर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन बेसिकली। और ये एल्केन का एग्जांपल हुआ, राइट। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CnH2n+2, फाइन। सो अब यहाँ पर आपके थोड़े से हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट पे, जैसे मैंने बताया एल्किन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। सो बेसिकली जो एल्कीन और एल्काइन है गाइस, ये क्या होगा, ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। तो अनसैचुरेटेड हिंदी में क्या बोलेंगे, असंतृप्त। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये वो होंगे जिसमें आपका आबंध एक से ज्यादा हो, यानी कुल मिला के 2 या 3 आबंध वाला अगर आपका हाइड्रोकार्बन है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका असंतृप्त या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, तो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH, इसी प्रकार से कार्बोक्सिलेट का COH, यहाँ पे इथेनोइक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं लाइक विनेगर। सो दिस ऑल कम्स अंडर द सेम कैटेगरी। सो गाइज आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, तो जितनी भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने डिस्कस की, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए, विच गैस इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस, क्या वो इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, या फिर एस्टिलीन है। सो इज इट इथेन, मीथेन, प्रोपेन, या फिर एस्टिलीन। सो गाइज मार्श गैस वाले पार्ट पर इट्स वेरी ऑब्वियस, देखो मार्श गैस, फील्ड गैस, पेडी गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग गैस, इन सब का जो जवाब है सिर्फ एक, और वो है मीथेन, दैट इज CH4। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये तो हमको पता लग ही गया। लेकिन अब इन्हीं चीजों को जो मैंने अभी आपको 8 मॉड्यूल्स पढ़ाए हैं, इन मॉड्यूल्स में भी केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ भी पढ़ेंगे, तो अब इसको हम लोग अब डिटेल में समझेंगे। सो राइट फ्रॉम डे 1, तो मंडे से आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मंडे को आप चाहे रेलवे के चैनल पे हैं या एसएससी के चैनल पे हैं, तो 2 PM पर हमारा टॉपिक वाइज बायोलॉजी चल रहा है, तो उसमें आप बायोलॉजी में जुड़ सकते हैं। और अभी के लिए आप प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं सारे के सारे टॉपिक्स, वहां से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है।
तो मिलेंगे आप लोगों से मंडे फिर शार्प 2 बजे, और केमिस्ट्री वाले पार्ट वाले जो बच्चे पूछ रहे हैं चंदन चंदन भाई, तो आपके लिए 6 बजे वाला पार्ट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन हाउ वाज द क्लास, और क्या हम लोग फिर इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। तो बायो की बात फिर मैं आपके लिए फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा 2 बजे, और 6 बजे तो आपको केमिस्ट्री था ही, है ना। सो मंडे का कौन सा टॉपिक होगा चंदन? तो मंडे का जो टॉपिक है मैं एक बार बता देता हूँ। अच्छा, केमिस्ट्री अगर पूछें तो केमिस्ट्री में आपका तो पहला ही रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर ही मैं पढ़ाऊंगा उसमें। एटॉमिक स्ट्रक्चर विल बी फॉर मंडे फॉर द केमिस्ट्री पोर्शन। और 2 बजे जो हमारी बायोलॉजी की क्लास है, बायोलॉजी का एक बार मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड, तो इसका आंसर मैं एंड अप करूंगा। या सो बायोलॉजी के लिए एक बार चलते हैं यूट्यूब पे। तो ये हमारा जो सेशन अभी चल रहा है, इसी में सीधे चैनल पे चलते हैं। हाँ, जितने बच्चों ने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो रेलवे एग्जाम्स वाले ऑल बोर्ड इसी पे देख लेते हैं कि हमारा मंडे का टॉपिक क्या लगा हुआ है। क्लिक किया। अब देखो, जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट से आपको मेरी क्लास मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो इसमें आपको मेरा दिखेगा, ये चल रही मेरी सारी क्लासेस। ओके, सो मंडे का हमारा जो टॉपिक अलाइंड है, अच्छा वो हिडन में शो कर रहा है, 1 सेकेंड। लाइव सेक्शन ग्लैंड्स हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, इट्स नॉट अलाइंड। सो मंडे को हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सो इट्स नॉट अलाइंड नाउ। ठीक है, तो मैं भी टीम से बात कर लूंगा, यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग कोई बैच लेना है, तो व्हाट यू कैन डू, आप जाएंगे ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे। ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जैसे ही टैप करते हैं, टैप करने के बाद आप कोर्सेज में जाएंगे। कोर्सेज में जाने के बाद आपको मिलेगा एसएससी और रेलवे का सुपर एलिट बैच। तो सुपर एलिट बैच रेलवे एसएससी का ये रहा। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सभी कोर्सेज, सारी सारी टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आपने मिस कर दी हैं, और रेलवे के सभी, चाहे आरआरबी जेई का बैच हो, एनटीपीसी का, या एसएससी में सीजीएल का, एमटीएस, सारे सारे बैचेस में है। तो आप एनरोल नाउ पे जाओगे। सो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट व्हाट यू कैन डू, तो अभी डबल वैलिडिटी के साथ साथ 45% का ऑफ भी है, और कोड है HNY। तो यहाँ पे सर आप कोड लगाएंगे HNY, एक बार मैं लगा देता हूँ। और जैसे आप HNY लगाते हैं तो कूपन कोड तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। सो यस, फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड HNY एज ऑफ नाउ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं आप लोगों से 2 बजे ऑन मंडे। सो बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।